बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका पार्ट 9 हम करने जा रहे हैं। स्पेक्ट्रम एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, पार्ट 9 स्पेक्ट्रम एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। स्पेक्ट्रम एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इस वीडियो के अंदर हम स्पेक्ट्रम और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम। पिछली वीडियो में वैसे मैं इसका ओवरव्यू दे चुका था, अब ज़रा डिटेल में थोड़ी बात करूँगा। और इससे आगे आने वाली वीडियो में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे तफसील के साथ। ये आपकी बुक अगर जो है वो आपने नहीं खोल रखी तो बुक खोल लीजिए, बुक नहीं है तो PDF खोल लीजिए लाजमी। ये कहाँ पर मौजूद हैं हम? ये मौजूद हैं हम पेज नंबर 32 पे आपकी बुक का, देख लीजिए। स्पेक्ट्रम एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, पेज नंबर 32, 33। ये दो पेजेस जो है लाइन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम, इनको हम कवर करने जा रहे हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और उसके अंदर आगे पेज नंबर 35 पे लेमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, ये जो सीरीज़ हैं ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ पर पहले आपको मैं बता दूँ कि साइंस की दुनिया जो है ना, इसको ज़रा समझिएगा। आप रटने वाले बच्चे नहीं हैं, अगर समझने वाले हैं ना तो मेरी इस बात को ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। साइंस की दुनिया में हम एक्सप्लोर करते हैं उन चीज़ों को जो कि जिनकी वजूहात हमें समझ में नहीं आ रही होती और वो नेचुरली हो रही होती हैं। इसको फिनोमिनन्स कहते हैं। सिंगुलर इसका ये है और इसका प्लूरल फिनोमिना है। इसको उर्दू में कहा जाता है मजहर, नेचुरल हैपनिंग। कुदरती तौर पर कोई काम ऐसा हो रहा हो जिसकी आपको समझ में नहीं आ रही। अल्लाह ताला ने एटम और उससे निकलने वाली लाइट, फोटोन, इसके कुछ ना कुछ इशारे हमें दिए होते हैं। ये बात याद रखें, कोई भी साइंस में डिस्कवरी होती है ना, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, एटम का आइडिया, ये सारे के सारे जो हमें नज़र नहीं आते बावजूद ये कि अपनी आँख से, लेकिन हम इनके वजूद को तस्लीम करते हैं। ये मौजूद हैं, ये अपना सबूत देते हैं कि हम मौजूद हैं। हम इनके साथ इंटरेक्ट होते हैं बावजूद ये कि हमारी आँख इनको नहीं देख पाती। इसकी वजूहात क्या हैं? ये इशारे हमें कहाँ से मिले? ये हमारी नेचर में ही दिए हैं अल्लाह ताला ने। हमारे इर्द गिर्द ये जो दुनिया बसी हुई है ना, यहीं पर। तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम जो वर्ड है वो स्पेक्ट्रो या स्पेक्ट्रोस्कोपी जो वर्ड है वो स्पेक्ट्रम से बना है और इसका ताल्लुक जो है वो लाइट से है। कौन सी लाइट? कलर्ड लाइट, जो कि अल्लाह ताला ने ये कलर्ड लाइट जो है वो हमें दिखाई है। कलर्ड लाइट किस शक्ल में? रेनबो की शक्ल में। रेनबो आप देखें, नेचुरल हैपनिंग है ना रेनबो। जब आप बारिश भी हो रही हो और धूप भी हल्की सी निकली हुई हो तो आप आसमान के ऊपर कौसे कज़ा के रंग देखते हैं, यूं ये 7 कलर्स जो आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो इंसान सदियों से इन कलर्स को देख रहा है और ये क्या है? ये फिनोमिनन है, उसके लिए नेचुरल हैपनिंग है, मजहर है। वो इसकी वजह नहीं जानता था कि ऐसा क्यों है। तो इशारे अल्लाह ताला ने दिए कि भाई ये देखो, ये रेनबो भी है। फिर और इशारे कब मिले? जब इंसान जो है ख़ुद इंटरेक्ट हुआ चीज़ों के साथ। उसने लाइट को देखा, और कौन सी लाइट? सबसे बड़ी लाइट तो सनलाइट है, ठीक है ना। सनलाइट से रोज़ इंटरेक्ट होता है इंसान, तो इसको भी देख रहा है कि सनलाइट आ रही है। और 1600 से ऑनवर्ड न्यूटन ने ये बता दिया सनलाइट के आगे प्रिज्म रख के कि ये सनलाइट असल में 7 लाइट्स का मजमुआ है, जिनको हम कहते हैं विबग्योर। विबग्योर इन शॉर्ट, विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 लाइट, यही 7 लाइट्स जो हैं वो हमें कौसे कज़ा हम इनको कहते हैं। जब ये रेनबो की शक्ल में होती हैं, यहाँ भी 7 लाइट्स होती हैं ये, ठीक है, रेनबो की शक्ल में मौजूद होती हैं। और ये तो नेचुरल हो रही हैं, और आर्टिफिशियल या मैन मेड या इंसान ने इसको ख़ुद भी इन 7 कलर्स को, विबग्योर्स को हासिल किया। कब? जब जो है वो न्यूटन ने सनलाइट के सामने प्रिज्म को रखा तो देखा उसने ये
7 कलर्स यहाँ भी मिल रहे थे, ये 7 कलर्स यहाँ भी मिल रहे थे। अब देखें इन सब का कनेक्शन कितना गहरा है आपस में। तो ये वो चीज़ें थी। तो पहले तो नेचुरल हुआ, आपने नेचर में लाइट को देखा रेनबो की शक्ल में, और दूसरे नंबर पर 1600 के बाद जो है न्यूटन ने प्रिज्म सनलाइट के सामने रख के यही 7 कलर्स जो हैं वो हासिल किए। ये जो 7 कलर्स का जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है, पैटर्न ऑफ कलर्स, पैटर्न ऑफ कलर्स जो है ये, इसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्पेक्ट्रम। हमारी इंग्लिश ज़बान के अंदर आपको प्लूरल बनाना हो तो आप एस लगा देते हैं, कैट का कैट्स बन जाता है एस लगाने से। यूनानी ज़बान में, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर आप जो है अगर किसी वर्ड का प्लूरल बनाना है तो आखिर में आप ए लगाते हैं, ठीक है, एस नहीं लगाते। तो स्पेक्ट्रम सिंगुलर है, स्पेक्ट्रा इसका प्लूरल है। बैक्टीरिया, बैक्टीरियम सिंगुलर है, बैक्टीरिया प्लूरल है। डेटम सिंगुलर है, डेटा प्लूरल है। तो समझ में आ गई बात आपको। तो यहाँ पर ये जो है वो स्पेक्ट्रम आपको नज़र आ रहा है। पैटर्न ऑफ कलर्स जो हैं इनको हम क्या कहते हैं? जब किसी लाइट को तोड़ा जाता है उसके मुख्तलिफ कलर्स में। ये बात याद रहे, जो 7 कलर्स हैं ये भी मुख्तलिफ लाइट्स ही हैं। और ये 7 कलर्स जो हैं, ये 7 के 7 कलर्स, ये बेसिकली क्या हैं? ये डिफरेंट वेव्स हैं, डिफरेंट वेव्स हैं। और इन्हीं को हम विजिबल वेव्स भी कहते हैं, जो हमें हमारी आँख से नज़र आ जाती हैं। विजिबल वेव्स जो हमें हमारी आँख से नज़र आ जाती हैं, वो यही वेव्स हैं जिनको हम 7 कलर्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ वेव्स ऐसी हैं जो कि इनविजिबल हैं, इनविजिबल हैं। उनको, उनके नाम क्या हैं? उनको हम जो है वो अल्ट्रा वायलेट वेव कहते हैं, इंफ्रारेड वेव कहते हैं, रेडियो वेव्स कहते हैं, ठीक है, माइक्रोवेव्स कहते हैं, गामा रेडिएशन कहते हैं, गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज। ये जो सारे के सारे आप नाम सुन रहे हैं ये इनविजिबल हैं। आपको अपनी आँख से एक्स रेज, आपको अपनी आँख से ये नज़र नहीं आती ये सारी वेव्स। तो ये इनविजिबल वेव्स हैं। वेव्स के ऊपर आगे टॉपिक है, पूरा का पूरा चैप्टर है, तफसील से तो वहाँ बात करेंगे। तो बात समझ में आ रही है? पहले मैं नेचर की तरफ लेके गया आपको मैंने रेनबो बताया, रेनबो 7 कलर्स, ठीक है। और रेनबो का भी फिनोमेना सुन लीजिए कि रेनबो कैसे बनता है। कि ये बारिश जो हो रही होती है, ये जो एक ड्रॉप होता है, पानी का एक कतरा होता है, इससे जब सनलाइट पास होती है, रेनबो जब ही बनता है जब बारिश भी हो रही हो, धूप भी हो। तो जब सनलाइट पास होती है इस पानी के कतरे से, तो इसके दूसरी तरफ ये 7 कलर्स हमें नज़र आते हैं। क्योंकि बहुत सारे कतरे होते हैं, बहुत सारी लाइट होती है, तो बहुत सारे ऐसे हमें विब्ग्योर्स कलर्स नज़र आते हैं और कलेक्टिवली वो एक शक्ल बनाते हैं जिसको हम रेनबो कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये पानी का कतरा जो है वो ये इस प्रिज्म का किरदार अदा कर रहा है, प्रिज्म का किरदार अदा कर रहा है। एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रा, या ये पैटर्न ऑफ कलर्स जो हमें हासिल हो रहे हैं, या ये डिफरेंट कलर्ड की लाइट्स हमें हासिल हो रही हैं, जब कोई लाइट जो है वो प्रिज्म से टकरा के दूसरी साइड पर निकल रही है, तो ये सनलाइट ब्रेक हो रही है, ठीक है। सिर्फ सनलाइट ही नहीं, बल्ब की लाइट जो है इसकी मदद से भी आप यही काम कर सकते हैं। प्रिज्म के आगे, बल्ब के सामने अगर आप जो येलो कलर का बल्ब होगा, ठीक है, उसको आप रखेंगे, पहले पीले रंग के बल्ब आते थे उनको रखें आप, उसके सामने प्रिज्म को रखें, तो उसके बाद भी वो जो बल्ब की लाइट इस प्रिज्म से पास होगी तो प्रिज्म के दूसरी साइड पे आपको मुख्तलिफ कलर्स नज़र आएंगे। तो ये मुख्तलिफ कलर्स का जो पैटर्न है इसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। इसको मत भूलिएगा। इसी से क्या वर्ड बना? इसी से वर्ड बना स्पेक्ट्रोस्कोपी। साइंस की एक पूरी ब्रांच बन गई इसी स्पेक्ट्रम से, इसी पैटर्न ऑफ कलर्स से क्या हुआ? साइंस की एक पूरी ब्रांच बन गई जिसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है, जिसकी डेफिनेशन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आपकी बुक में भी मौजूद है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? ये ब्रांच ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ साइंस है, जिसके अंदर हम क्या स्टडी कर रहे हैं?
हम स्टडी कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ लाइट, इमिशन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का मतलब किसी ऑब्जेक्ट का लाइट को एब्जॉर्ब करना और किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से लाइट का खारिज होना। इमिशन मतलब खारिज होना, रिलीज होना, निकलना। इमिशन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो ये जो चीज़ें हम स्टडी करते हैं साइंस की किस ब्रांच में करते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी उसका नाम है। इसी से वर्ड बना है स्पेक्ट्रम और इसी से वर्ड बना है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर नोट्स में डालने हैं, सारी चीज़ें आपके काम की है। स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? डिवाइस है, ठीक है, जो क्या काम कर रही है? स्पेक्ट्रोस्कोपी का काम कर रही है, मतलब स्पेक्ट्रम का काम कर रही है। कि स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो यही काम कर रहा है जो कि क्या कर रहा है? एक प्रिज्म कर रहा है और जो कि एक पानी का कतरा कर रहा है। जब बारिश और लाइट जो है वो, बारिश और धूप जो है वो एक साथ निकले हुए होते हैं और रेनबो आपको अचीव होते हैं। समझ में आ गई बात? अब चलते हैं यहाँ पर आगे। इसमें स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोमीटर, ये तो आपको क्लियर हो गया। फिर आगे मैंने आपको ये बात बताई थी कि अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो नेचुरल लाइट की बात कर रहे हैं, सनलाइट की बात कर रहे हैं। लाइट जो है, फिर मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि लाइट जो है वो आप खुद भी बना सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। लाइट आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। आप किसी चीज़ को आग लगा देते हैं, जला देते हैं, तो उससे भी लाइट निकलती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स की मदद से, ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनसे भी आप जो है वो लाइट हासिल कर सकते हैं, लाइट हासिल कर सकते हैं। कैसे? पहले आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स जो है वो मैटर है और इसकी 3 स्टेट्स हैं हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वैसे तो 5 स्टेट अब तक हो चुकी हैं, प्लाज्मा भी है और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट भी है, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ इसी तक लेके जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने सॉलिड में आपको मेटल स्पून की मिसाल दी थी, किस तरह आप मेटल स्पून को, आयरन के एक स्पून को हीट दे रहे हैं और हीट जो है वो आयरन स्पून के एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद अपना क्या कर रहे हैं? एनर्जी लेवल चेंज कर रहे हैं। N1 से मिसाल के तौर पर N2 की तरफ जा रहे हैं और N2 से दोबारा जब N1 की तरफ आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? इमिट कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं। किसको? कलर को, लाइट को, फोटोन को, वेव को। और एक और भी नाम है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक और भी नाम है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैंने 4-5 आपको इसके नाम जो है वो बता दिए हैं, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम सॉलिड में मैंने इसमें मिसाल दी। अब हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट से लाइट हासिल कर रहे हैं। सॉलिड की पिछली वीडियो में मेटल स्पून की मिसाल दी जिसको आपने हीट किया, हीट मेटल स्पून के एटम्स ने और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्ब किया और उन्होंने फिर अपना एनर्जी लेवल चेंज किया और दोबारा पुराने एनर्जी लेवल पे आए तो रिलीज़ किया, खारिज किया, इमिट किया। किसको? लाइट को, ठीक है। किस शक्ल में? किसी कलर की शक्ल में। और इसी को हम, इसी लाइट को, इसी इमिटेड लाइट को, इसी इमिटेड कलर को हम फोटोन का नाम देते हैं और ये एक वेव भी है और इसका नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सारी तफसीलात हो गई। तो लाइट हम खुद भी बना सकते हैं इस तरह से, आप हीट दीजिए और उसके बदले में आपको लाइट मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मेटल या सॉलिड से जो है वो लाइट हासिल करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल काम है और टाइम टेकिंग भी है, बहुत वक्त लगता है। लिक्विड्स का भी यही प्रॉब्लम है, लेकिन गैस जो है वो हमारे लिए बिल्कुल मुनासिब है। आप किसी सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम है, सोडियम जो है वो क्या है? सॉलिड है। लेकिन जब आप इस सोडियम को हीटअप करेंगे थोड़ा सा तो फिर क्या होगा? ये सॉलिड जो है पिघल के
लिक्विड बन जाएगा और फिर आप मज़ीद उसको हीटअप करेंगे तो ये लिक्विड सोडियम गैस सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा और कौन से वेपर्स की शक्ल में, वेपर्स की शक्ल में। इन्हीं वेपर्स को हम कहते हैं सोडियम वेपर्स, सोडियम वेपर्स। तो आपने सोडियम जो कि सॉलिड था उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया हीटअप करके, फिर उसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया और गैस ही असल में को किस शक्ल में, वेपर्स की शक्ल में। इनको हम कहेंगे सोडियम वेपर्स। अब जब आप इनको हीट करेंगे तो हीट इसको, सोडियम वेपर्स भी सोडियम के एटम से ही मिलके बने होंगे, जाहिर सी बात है, और उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये हीट जो आप देंगे सोडियम के वेपर्स को, तो ये हीट आप दो तरह से दे सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि आप जो है वो किस तरह से, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हीट जो आप सोडियम वेपर्स को देने जा रहे हैं ना, ये आप दो तरह से दे सकते हैं, लाइट की मदद से भी, लाइट की मदद से भी हीट दे सकते हैं। आप देखें आपकी सनलाइट है ना, आपकी सनलाइट दो चीज़ों का मजमुआ है। आपको सनलाइट से रोशनी भी मिलती है और आपको सनलाइट से हीट भी मिलती है, ठीक है। तो कुछ ऐसी लाइट्स भी होती हैं जिनमें हीट भी मौजूद होती है, जैसे कि सनलाइट। तो उसकी मदद से भी आप सोडियम के वेपर्स को और सोडियम के वेपर्स के अंदर एटम्स को और उन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को आप एक्साइटेड कर सकते हैं लाइट दे के। दूसरा काम जो है वो एक और तरीके से भी आप, जो कि आजकल इसी तरह होता है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए भी, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी या बिजली की मदद से भी आप जो है वो सोडियम के वेपर्स के अंदर जो एटम्स हैं और उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्साइटेड कर सकते हैं, उनको हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। देखें इसकी मिसाल हमारे घर में मौजूद है, इस्त्री है, आयरन है, ठीक है। आप जब उसको कनेक्ट करते हैं स्विच के साथ तो क्या इलेक्ट्रिक करंट आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है और उसके नतीजे में आपकी इस्त्री गर्म हो जाती है, आयरन गर्म हो जाती है और आप अपने कपड़े प्रेस कर लेते हैं। उसके अंदर कोई आप जो है वो आग तो नहीं जला रहे हैं ना। तो ये मिसाल हो गई, हमारे पास इलेक्ट्रिक सोर्स है हीट प्रोवाइड करने की, ठीक है। दूसरी लाइट की मदद से भी आप हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ सनलाइट की मिसाल मैंने आपको दी है, आपके पास एक और जो है वो सोर्स मौजूद है लाइट की। सिर्फ सनलाइट के अंदर ही हीट नहीं है, बल्कि आपके घरों में माइक्रोवेव ओवन्स हैं। तो माइक्रोवेव्स जो हैं, माइक्रोवेव्स जो हैं वो भी क्या कर रही हैं, माइक्रोवेव ओवन आपके घरों में आपके खाने को गर्म कर रहे हैं ना। तो इनका मतलब माइक्रोवेव्स जो हैं इनके अंदर भी हीट मौजूद है। तो इसकी मदद से भी आप सोडियम वेपर्स के अंदर, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को हीट प्रोवाइड कर सकते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड कर सकते हैं। और वो जब वो डी एक्साइटेड होंगे तो उससे क्या होगा, सोडियम वेपर्स के अंदर से क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी, लाइट निकलेगी। इसी तरह मर्क्यूरी भी एक मेटल है। मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड मेटल है, ऑलरेडी लिक्विड स्टेट के अंदर होता है और उसको भी गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है, वेपर्स में कन्वर्ट किया जाता है। आप देखें आपके पास इर्द गिर्द जो सोर्स ऑफ लाइट हैं, बहुत सारी किस्मों की लाइट हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, आपके घरों में भी लाइट लगी हुई है। आप कंप्यूटर पे ये वीडियो देख रहे हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन से भी लाइट निकल रही है, आपके मोबाइल से भी लाइट निकल रही है। तो ये सब जगहों से जो लाइट आपके पास आ रही है आर्टिफिशियली, सबके अंदर यही प्रोसेस असल में हो रहा है। समझ में आ रही है बात आपको? ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसीलिए पूरी ब्रांच है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी साइंस की। तो हम जो है वो ज़रूरी नहीं है कि कोई कलर्ड लाइट हासिल करें, हम जो है वो वाइट लाइट भी हासिल कर सकते हैं। जैसे आपके घरों में सेवर लगे हुए हैं, उनको क्या मिल रहा है, उनको इलेक्ट्रिसिटी, बिजली मिल रही है, ठीक है। और उस सेवर के अंदर गैस मौजूद है और वहाँ पर वो जो गैस, वो वेपर्स मौजूद हैं सेवर्स के अंदर, उनके एटम्स जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइटेड हो रहे हैं, डी एक्साइटेड हो रहे हैं। उसके नतीजे में आपको कौन सी लाइट मिल रही है, वाइट लाइट मिल रही है। सिर्फ वाइट भी एक कलर है, ठीक है ना, ब्लू, ग्रीन, इसी तरह बहुत सारी कलर्स की लाइट्स भी आपके इर्द गिर्द मौजूद है। मैंने आपको पूरा सिनेरियो जो है वो समझा दिया है यहाँ पर कि असल में ये हो क्या रहा है। समझ में आ रही है बात आपको? लाइट को हम दो कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्रोम वर्ड का मतलब ही कलर होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल। ऐसी लाइट जो सिंगल कलर्ड हो, जैसे कि वाइट लाइट है आपके घरों में सेवर्स से निकल रही है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट कहलाती है, ठीक है। दूसरी लाइट जो है वो पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहलाती है। मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर्ड लाइट,
मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर्ड लाइट, सिंगल कलर्ड लाइट, मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है, और पॉली क्रोमेटिक लाइट, पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। तो ऐसी लाइट भी है जो कि पॉलीक्रोमेटिक है, ठीक है, जैसे कि सनलाइट है, उसमें से देखें वो पॉलीक्रोमेटिक है, बहुत सारे कलर्स जो है, बहुत सारे कलर्स की आपको लाइट देती है। मल्टी कलर्ड लाइट। सिनेरियो सारा समझ में आ रहा है आपको, ये सब कुछ। अच्छा, तो मोनोक्रोमेटिक, क्रोम का मतलब, क्रोमेटिक वर्ड क्रोम से निकला है, मतलब कलर। समझ में आ गई बात आपको। अब चलते हैं एक और फिनोमेना की तरफ कि ये जो लाइट कोई सी भी हो, मोनोक्रोमेटिक हो, मल्टी कलर्ड हो, मोनोक्रोमेटिक हो या फिर पॉलीक्रोमेटिक लाइट हो, लाइट जो है वो वेव्स से मिलके बनती है, वेव्स से, इसको मत भूलिएगा। ये एक छोटी वेव बनाई है मैंने, इससे छोटी और वेव बना देता हूँ, और इससे बड़ी और वेव बना दी। 3 वेव्स मैंने आपको बना दी यहाँ पर। अब ये वेव जो है, इसका जो टॉप वाला पोर्शन है इसको क्रेस्ट कहते हैं, ये रहा, और नीचे वाला पोर्शन जो बॉटम वाला है इसको ट्रफ कहते हैं, ये रहा। इसी तरह क्रेस्ट क्रेस्ट क्रेस्ट। तो आप ट्रफ, तो एक ट्रफ से लेके दूसरे ट्रफ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं, वेव लेंथ। और इसको हम एक ग्रीक सिंबल है जिसको लैम्डा कहा जाता है, ये उल्टा वाई की शक्ल का, तो इसकी मदद से हम वेव लेंथ बताते हैं। तो ये वेव लेंथ को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेव है तो इसकी वेव लेंथ भी है। समझ में आ रही है बात आपको। अच्छा, तो यहाँ पर अब देखें, आपको खुद ही देख के पता लग जाएगा कि इसकी वेवलेंथ जो है कितनी है, ठीक है। लेंथ का मतलब लंबाई, वेव की लंबाई, तो इसकी लंबाई आप देख लें इस वेव की कितनी है। इस वेव को अगर आप देखें तो इसकी लंबाई कितनी है, इसका क्रेस्ट ये रहा और इसका क्रेस्ट ये रहा, और ये जो है इसकी कितनी है। तो ये मैं इसको थोड़ा और बड़ा करके बना लूँ, ये बड़ी वेव है, इसको मुझे यूं करके बनाना चाहिए। तो यहाँ देखें इतनी बड़ा जो है, तो इसकी वेवलेंथ देखें आप, सबसे नीचे वाली वेव की वेवलेंथ, इसकी वेव की लंबाई कितनी है, सबसे ज़्यादा नीचे वाली जो वेव है इसकी वेव की लंबाई सबसे कम, और दरमियानी साइज़ की वेव की लंबाई ये है। तो ये वेवलेंथ क्या है, वेव की लेंथ। लेंथ के लिए हमारे पास बहुत सारे यूनिट होते हैं, आपको पता है। आपके पास लेंथ के लिए मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर भी है, किलोमीटर भी है, यार्ड भी है, ठीक है, मील भी है, फरलॉन्ग भी है, बहुत सारे आपके पास जो हैं वो फुट भी है, बहुत सारे यूनिट हैं डिस्टेंस के। पार्टिकल्स के लेवल की जब हम बात करते हैं तो फिर वहाँ पर हमारे पास एक और यूनिट होता है जिसको एंगस्ट्रॉम कहा जाता है, कैपिटल ए और उसके ऊपर ये सर्किल बना होता है एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो वेवलेंथ जो है, चूँकि ये एक लेंथ है, वेव की लेंथ है, वेव की लंबाई है, इसको भी हम जो है वो इसी एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी भी और इसकी भी, ये तीनों वेवलेंथ, 3 वेव्स की जो आ रही हैं, तो आप अगर मैं आर्बिट्ररी वैल्यूज़ ले लूँ मिसाल के तौर पर यहाँ से यहाँ तक की, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये 2000, इसको 4000 कर लेते हैं मिसाल के तौर पर, 4000 एंगस्ट्रॉम। ये वाली जो वेव है इसकी वेवलेंथ कितनी है, 4000 एंगस्ट्रॉम। ये वाली जो वेव है इसकी है 2000 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ इसकी है। और ये नीचे सबसे बड़ी वाली जो वेव है इसकी वेवलेंथ जो है वो 8000 एंगस्ट्रॉम है। समझ में आ गई बात। एक और यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वेवलेंथ की लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए, वो हमारे पास होता है नैनोमीटर, नैनोमीटर, ठीक है। तो नैनोमीटर में भी आपको ये बताया जाता है कि ये इस वेव की वेवलेंथ जो है वो इतने नैनोमीटर की है, इसकी वेवलेंथ जो है वो इतने नैनोमीटर की है, इसकी वेवलेंथ इतने नैनोमीटर की है। समझ में आ गई बात। सारे यूनिट भी मैंने आपको बता दिए, वेवलेंथ भी बता दी, और मैंने आपको ये भी बता दिया
कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चाहे वो नेचुरल लाइट हो, चाहे वो आर्टिफिशियल लाइट हो, आप खुद बना रहे हो, आपके घरों में मौजूद हो, सारी की सारी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं और इनकी वेवलेंथ भी होती है, किन यूनिट्स में मेजर करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर ये जो 3 आपको वेव नज़र आ रही हैं, ये वाली ऊपर वाली वेव है, ये भी लाइट की है। देखें कोई सी भी कलर की हो, ये बात तो तय है। जो हम विवग्योर की बात कर रहे हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ये जो हमारे पास 7 जो हैं वो कलर्स हैं, ये 7 कलर नहीं हैं, बेसिकली ये 7 लाइट्स हैं। समझ में आ रही है बात आपको? अब ये 7 लाइट्स जो हैं, हर लाइट का क्या है, हर लाइट का जो है वो अपनी वेवलेंथ है। तो यहाँ पर जो रेड, इसको मैं सपोज कर लूँ, ये पहली वाली जो है वो रेड कलर्ड लाइट है, इसको जो है वो बीच वाली को मैं सपोज कर लूँ कि ये जो है वो वॉयलेट है, और नीचे वाली को इसको मैं सपोज कर लूँ कि ये येलो है। तो अब आपको समझ में आया कि लाइट जो है उसके, वो येलो कलर्ड लाइट है तो उसके पीछे उसकी वजह क्या है, उसकी वेवलेंथ है। कोई लाइट जो है वो वॉयलेट कलर की लाइट है तो उसके पीछे क्या है, उसकी वेवलेंथ है। और कोई लाइट जो है वो रेड कलर की लाइट है तो उसके पीछे उसकी क्या है, उसकी वेवलेंथ है। तो प्रिज्म से जो 7 कलर्स निकल रहे हैं, हर कलर एक लाइट है और हर कलर की अपनी अपनी एक वेवलेंथ है। ठीक है। दूसरी जो चीज़ हमारे पास आती है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स पास एट अ पॉइंट इन अ सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर कितनी वेव्स जो हैं एक पॉइंट को क्रॉस कर रही हैं, ये उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। आप इसको स्पीड भी कह सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी किसी वेव की, उतनी ही तेज़ी के साथ वो एक सेकंड में ज़्यादा वेव्स गुजर सकती हैं। याद रहे, क्रेस्ट से क्रेस्ट तक एक वेव कहलाती है। तो यहाँ पर क्रेस्ट से क्रेस्ट या ट्रफ से ट्रफ, तो क्रेस्ट से क्रेस्ट, ये क्रेस्ट, ये दूसरा क्रेस्ट, देख रहे हैं, ये यहाँ से शुरू करते हैं, ये क्रेस्ट नीचे आ रहा है, ये दूसरा क्रेस्ट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक वेव हो गई। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ वेव्स। एक वेव ये हो गई, दूसरी वेव ये हो गई, तीसरी वेव ये हो गई। तो ये वो पॉइंट है, अगर यहाँ से ये वेव्स गुजर रही हैं, ये समझ लें ये पॉइंट नहीं है, दरवाज़ा है। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, ये दरवाज़ा है। तो यहाँ से ये वेव्स गुजर रही हैं, ये लाइट वेव्स गुजर रही हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो गुजर रही हैं इस पॉइंट से। तो ये जो पॉइंट से गुजर रही हैं, अगर तो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, एक सेकंड में ये जो रेड लाइट है, ये 10 वेव्स जो हैं वो गुजर गई। ठीक है, ये वाली जो नीचे वाली लाइट है, ये वाली जिसको मैंने वॉयलेट कहा था, ये एक सेकंड में कितनी वेव्स गुजर गई, 50 वेव्स जो हैं वो गुजर गई। और ये जो जिसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, ये एक सेकंड में कितनी 4 वेव्स जो हैं वो इन्होंने इस पॉइंट को क्रॉस किया। तो आपने एक चीज़ को नोट किया कि ये जो सबसे छोटी, जिसकी सबसे कम वेवलेंथ है, उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। ये बीच वाली जो है, इसने एक सेकंड के अंदर 50 वेव्स जो हैं उन्होंने इस पॉइंट को क्रॉस किया है। वजह क्या है, इसकी वेवलेंथ कम है। तो वेवलेंथ इन्वर्स रिलेशनशिप रखती है फ्रीक्वेंसी के साथ। जिस वेव की वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ये देखें, ये वाली सबसे नीचे वाली जो वेव है, ये सिर्फ 4 वेव्स गुजर रही हैं एक सेकंड के अंदर। वजह क्या है, इसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। और ये जो हमारे पास ये कितनी वेव्स गुजर रही हैं, 10 वेव्स जो हैं ये गुजर रही हैं एक सेकंड के अंदर। तो इसकी वेवलेंथ जो है इन दोनों के मुकाबले में मिडिल में है, दरमियान में है, इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी भी इनके दरमियान में है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा वो वेव फ्रीक्वेंट होगी, तेज़ होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये सारी चीज़ें समझाने इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि अब आपको ये इमिशन, लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर ये जो सारी बातें आ रही हैं, ये सब आपको पता लग जाएंगी। जो कुछ आपकी बुक के अंदर पॉइंट्स दिए हुए हैं उनके मैंने नोट्स बना लिए हैं, यहाँ पर मैं लिख दूंगा साथ साथ, ताकि आपके पास अपडेट होते रहें, आप इनको नोट करते रहें। क्योंकि रट्टे वाले बच्चे तो आप हैं नहीं, आप समझने वाले बच्चे हैं। आपने ये सारी चीज़ें समझ ली। अब किसी भी किस्म का क्वेश्चन आपके सामने आएगा इनको लेके, तो आप उसका जवाब खुद दे सकते हैं।
अब पहले जो आपकी बुक के अंदर यहाँ पर उसने आपकी बुक के अंदर पहला पैराग्राफ जो है स्पेक्ट्रम का, इसमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बात की है, लेकिन उसके साथ साथ इसने कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी है। ठीक है, स्पेक्ट्रम, ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, साथ साथ जो है वो आपको लिख देता हूँ। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है? टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, स्टार्ट इससे लेंगे। क्या है ये? टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इन विच कलर्स आर मर्ज कह लें या मिक्स्ड कह लें, with each other with no boundary line, कोई बॉर्डर नहीं है। जैसे कि ये हमारे पास प्रिज्म है, ये सनलाइट जो है वो आ रही है, ये सनलाइट इस प्रिज्म से जब टकराएगी तो 7 कलर्स जो आपको नज़र आएंगे विबग्योर के, उनके दरमियान कोई भी आपको क्या नज़र नहीं आएगी? नो बाउंड्री, कोई बाउंड्री नज़र नहीं आएगी। सारे के सारे एक दूसरे कलर्स जो हैं वो एक दूसरे में घुसे हुए हैं, मर्ज हुए हुए हैं, ठीक है, मिक्स हुए हुए हैं। तो ये स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहलाएगा। ठीक हो गया भाई। अब इसके नतीजे में इसमें हमारे पास पॉइंट क्या क्या हैं? ठीक है, तो यहाँ पर मर्ज के वर्ड के साथ साथ एक और वर्ड आप डिफ्यूज्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफ्यूज्ड, सारे कलर्स जो हैं वो एक दूसरे में डिफ्यूज्ड हुए हुए हैं, मर्ज हुए हुए हैं। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर वर्ड है। बाउंड्री लाइन कोई भी नहीं है इसकी मिसाल हमारे पास सनलाइट और ये प्रिज्म की है। ठीक है, यहीं से वर्ड बना है विबग्योर, इसको भी आप नोट्स में डाल लें अपने। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब यहाँ पर जो है वो रेड कलर जो है वो सबसे कम डेविएट होता है, तो उसकी हाई वेवलेंथ है। रेड कलर की मैं आपको बता दूं, ये रेड कलर जो है इसकी हाई वेवलेंथ है, इसकी हाई वेवलेंथ है। ठीक है, हाई वेवलेंथ है और इसकी वेवलेंथ इसने दी हुई है, अपने नोट्स में डाल लें, 7000 एंगस्ट्रॉम। हाई वेवलेंथ है इसकी 7000 एंगस्ट्रॉम। अब हाई वेवलेंथ अगर इसकी है किसकी? रेड कलर की, तो समझ जाइए इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। सबसे हाई रेड वेव्स की वेवलेंथ है, इसीलिए सबसे कम इनकी फ्रीक्वेंसी है, स्पीड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वॉयलेट जो है ये वाला आ जाता है। वॉयलेट जो है इसकी सबसे लो वेवलेंथ है, लो वेवलेंथ। सबसे कम जो है वो किसकी है? वॉयलेट की वेवलेंथ है, और वो कितनी है? 4000 एंगस्ट्रॉम। 4000 एंगस्ट्रॉम। याद रहे, अगर आप नैनोमीटर के अंदर इन वैल्यूज़ को लेंगे ना, ये जिस तरह रेड जो है इसकी हाई वेवलेंथ है 7000 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पर वॉयलेट है इसकी वेवलेंथ जो है वो 4000 एंगस्ट्रॉम है। अगर आप नैनोमीटर में लेंगे इनको तो फिर 1000 तक की बात नहीं आएगी, बल्कि 100 में से कुछ आएगी लगभग, जो है 600, ये समझ लें आप 600 या 1200 नैनोमीटर और 300 नैनोमीटर, ये कोई रेंज होगी। अब ये जो बीच में हमारे पास इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, इनकी भी सबकी अपनी अपनी वेवलेंथ है। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर समझ जाइए कि ये जो सबसे ऊपर वॉयलेट है हमारे पास, वॉयलेट है, और सबसे लो वेवलेंथ जो है वो वॉयलेट की है, और सबसे हाई वेवलेंथ जो है वो रेड की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेड से पीछे की तरफ आएंगे आप तो वेवलेंथ बढ़ती चली जाएगी, वेवलेंथ जो है वो घटती चली जाएगी। सबसे हाई क्योंकि रेड की है, तो इससे कम ऑरेंज की है, इससे कम येलो की है, उससे कम ग्रीन की है, उससे कम ब्लू की है, उससे कम इंडिगो की है, और उस सबसे कम जो है वो वॉयलेट की है। ठीक है, वेवलेंथ।
अब फ्रीक्वेंसी इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि सबसे लो वेवलेंथ जो है वो वायलेट है, इसीलिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट होगी। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वायलेट की है, उससे कम इंडिगो की है, उससे कम जो है ना ब्लू की है, उससे कम फ्रीक्वेंसी ग्रीन की है, उससे कम येलो की है, उससे कम ऑरेंज की है, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो है वो रेड कलर की होगी। ठीक है भाई, अब चलते हैं, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम तो हो गया, लाइन स्पेक्ट्रम की तरफ चलते हैं। नोट करते जा रहे हैं, सब कुछ नोट करते रहिए। लाइन स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम क्या है? लाइट इमिटेड इलेक्ट्रिकली या थर्मली। लाइट इमिट हो रही है, मतलब रिलीज हो रही है, खारिज हो रही है, लाइट निकल रही है। किससे? कोई भी सोर्स हो सकती है। यहाँ पर हमारे पास मिसाल के तौर पर ये एक शीशे की सील्ड जो है वो बंद, बिल्कुल ये ट्यूब है और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस मौजूद है। तो ये जो सील्ड शीशे की बनी हुई ट्यूब है जिसमें हाइड्रोजन गैस मौजूद है, और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और उनमें हाइड्रोजन गैस के एटम्स मौजूद हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अगर इनको एक्साइटेड करना है तो आप इलेक्ट्रिकली भी कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए भी इलेक्ट्रिकली भी कर सकते हैं, और आप इनको नीचे इसके आग लगा के हीट अप करके भी हीट जो है वो दे सकते हैं, जिसको हम कहते हैं थर्मली भी आप कर सकते हैं। थर्मली वर्ड थर्म से निकला है, थर्म का मतलब हीट ही होता है, थर्म मीन्स हीट। तो आप इसको हीट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली भी हीट प्रोवाइड कर सकते हैं और आप थर्मली भी हीट प्रोवाइड इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, इसमें से जो लाइट निकलेगी इस प्रिज्म से टकराएगी, तो सनलाइट की तरह हमें कंटिन्यूस कलर्स ऑफ बैंड नज़र नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर आपको सिंगल अलग अलग बिल्कुल इस तरह से डिस्टिंक्ट कलर नज़र आएंगे, 4 इस तरह की। जिस तरह लेज़र लाइट नहीं होती, आप देखें सिंगल कलर नज़र आता है उसमें, बिल्कुल। तो इस तरह से आपको ये अलग से लाइंस नज़र आएंगी, ये एक कलर की है, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे कलर की। ठीक है, तो ये जो अब आपको स्पेक्ट्रम मिल रहा है, पैटर्न तो मिल रहा है ना, ये भी पैटर्न ऑफ कलर ही है ना, पैटर्न ऑफ कलर ही है ना। तो ये जो पैटर्न ऑफ कलर है, ये जो स्पेक्ट्रम है, इसको हम कहेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम, समझ में आ गई बात आपको? लाइन स्पेक्ट्रम, ये एक इस तरह से इसने ये बनाया, इसने ये बनाया, इसने ये बनाया और इसने ये वाली लाइंस बनाई। ये 4 कलर्स की आपको लाइट्स मिल रही हैं। ठीक है भाई। अच्छा, और क्या है, एक और बात इन्होंने यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम के हवाले से की है। आपको पता है आपके एलिमेंट जो हैं पीरियोडिक टेबल में वो 118 हैं, 118 एलिमेंट है। ये क्वेश्चन देखें आ जाता है। कुछ एलिमेंट जो है वो एलिमेंट किनको कहा जाता है? वो चीज़ें जो कि प्योरली एक ही किस्म के एटम्स से मिलके बनी हों। इन 118 एलिमेंट में से 92 ऐसे हैं जो कि नेचुरल हैं, कुदरती हैं, बाकी जो है वो एलिमेंट जो है वो लैब में तैयार किए गए हैं। बहरहाल हैं तो वो एलिमेंट ही। इन 118 एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट सॉलिड हैं, कुछ एलिमेंट लिक्विड हैं और कुछ गैस हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो मेरे मालूमात के मुताबिक ज़्यादातर सॉलिड हैं या फिर गैस हैं। लिक्विड एक मर्क्यूरी है, Hg जिसका सिंबल है, और ब्रोमीन जो है ये भी लिक्विड एलिमेंट है। मर्क्यूरी भी लिक्विड एलिमेंट है और ब्रोमीन जो है ये भी लिक्विड एलिमेंट है। बाकी सब सॉलिड हैं या फिर गैस फॉर्म में एलिमेंट हैं। समझ में आ रही है बात आपको? तो अब आप ये जो सॉलिड एलिमेंट हैं इनको आप पिघला लें, इनको मेल्ट करें। इनको मेल्ट करने के बाद ये क्या बन जाएंगे? ये लिक्विड बन जाएंगे। लिक्विड बनने के बाद इसको आप मज़ीद हीटअप करें तो ये गैस यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे।
जिसकी मिसाल मैंने सोडियम मेटल की दी थी। सॉलिड होता है वो, आप उसको हीट करते हैं, वो लिक्विड बनता है। लिक्विड बनने के बाद लिक्विड सोडियम को और हीटअप करें तो वहाँ से फिर क्या निकलेंगे, वेपर्स, वेपर की फॉर्म में वो सोडियम आ जाएगा। और फिर जब उस वेपर्स की हालत में मौजूद सोडियम को आप एक्साइटेड करेंगे, हीटअप करेंगे इलेक्ट्रिकली या थर्मली, उसमें से जो लाइट निकलेगी उससे क्या होगा, उससे उस लाइट को आप प्रिज्म में से गुजारेंगे तो इसी तरह का आपको लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। इसी तरह का आपको लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। हाइड्रोजन गैस को इसी तरह आप, हमने तो हाइड्रोजन गैस की मिसाल ली थी ना, यहीं पर आप सोडियम को ले लीजिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस से जो हमें मिले थे वो 4 कलर्स मिले थे पेंसिल बीम्स लाइट की शक्ल में। लेकिन जब आप सोडियम को वेपर्स की शक्ल में लाएंगे और फिर उससे जो लाइट निकलेगी उसके सामने प्रिज्म रखेंगे, उससे आपको जो लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा वो 4-5 कलर्स नहीं होंगे सोडियम की हाइड्रोजन गैस की तरह, बल्कि यहाँ पर सिर्फ 2 येलो लाइंस आपको नज़र आएंगी, 2 येलो लाइंस। बिल्कुल इसी तरह मैग्नीशियम को लेके आप उसको मेल्ट कर लें, वेपराइज करें, फिर उसको हीटअप करें, उससे जो लाइट निकलेगी उसको प्रिज्म के सामने से गुजारें तो वहाँ पर मैग्नीशियम से हो सकता है आपको 3 इस तरह की लाइंस मिलें, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट तो सबका अब नहीं पता। इसी तरह लिथियम है, उसको जब आप हीटअप करेंगे तो मतलब कहने का ये कि हर एक एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में, सबको अगर आप इसी तरह हीटअप करते हैं और उससे उनके इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो एक्साइटेड और डी एक्साइटेड करके लाइट हासिल करते हैं और उस लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं, तो दूसरी साइड पर आपको 118 के 118 एलिमेंट्स लाइन स्पेक्ट्रम देंगे। लेकिन हर एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम डिफरेंट होगा। हाइड्रोजन का ये 4 कलर वाला है, सोडियम का ये 2 येलो लाइंस वाला है, इसी तरह मैग्नीशियम का हो सकता है 6 लाइंस वाला हो, लिथियम का हो सकता है 5 लाइंस वाला हो सकता है बेरिलियम का 10 कलर्स वाला हो लाइन स्पेक्ट्रम। तो हर एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम डिफरेंट है। इसीलिए लाइन स्पेक्ट्रम जो है एवरी एलिमेंट का फिंगरप्रिंट भी है। जिस तरह हमारे इसको फिंगरप्रिंट भी कहते हैं, फिंगरप्रिंट। जैसे आपको पता है कि हम इंसानों की, पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबके ये फिंगर्स जो हैं, इसके जो उंगलियों के निशानात जो हैं, फिंगरप्रिंट्स जो हैं, ये डिफरेंट होते हैं। हालांकि आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं, जुड़वा बच्चे जो होते हैं, उनके भी फिंगर टिप्स पे ये जो उंगलियों के निशानात होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। हर एक इंसान के ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। पूरी दुनिया में किसी एक इंसान के दूसरे इंसान के साथ मैच नहीं कर सकते, एक जैसे नहीं हो सकते। ये आपकी पहचान होती है, आपके फिंगर टिप्स, फिंगर प्रिंट्स, ठीक है। तो इसीलिए ये लाइन स्पेक्ट्रम जो डिफरेंट मिल रहे हैं हमें डिफरेंट एलिमेंट्स से, ये लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो क्या है, फिंगरप्रिंट्स का काम कर रहे हैं एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए, एलिमेंट्स की पहचान के लिए। बात समझ आ गई आपको। और इसके अंदर हमारे पास अब जो है वो 2, ख़त्म करते हैं इसको, हमारे पास अब जो है वो 2 टाइप्स जो हैं वो लाइन स्पेक्ट्रम की आ रही हैं। टाइप्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, टाइप्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम और इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसमें आपको पता है कि लाइन स्पेक्ट्रम हम सारे एलिमेंट से हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी हम केस स्टडी के लिए हाइड्रोजन गैस को लेंगे। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर दोनों जगहों पर आप हाइड्रोजन गैस ही ले रहे हैं, यहाँ पर जो लाइन स्पेक्ट्रम इमिशन जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसके लिए भी हाइड्रोजन गैस, और जो एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम है इसके लिए भी हाइड्रोजन गैस।
तो इसके अंदर फ़र्क क्या है। तो इसके लिए आप अपनी बुक उठाइए और आपको एक पिक्चर नज़र आएगी, ये देखिए आप ज़रा। इस पिक्चर के थ्रू जो है वो मैं आपको समझा दूंगा। एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा है, सम लाइट रेज absorbed by absorbing material and the remaining light, बाकी बच जाने वाली लाइट उसमें से गुजर जाएगी। द रिमेनिंग लाइट पास, ठीक है। इसकी पिक्चर, सम लाइट रेज एब्जॉर्ब, ठीक है। जब कुछ लाइट रेज आएंगी ना, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, आपको नज़र आ रहा है, इसमें ये हमारे पास ये बल्ब है, ठीक है, ये सोर्स है, इसमें से लाइट जो है वो निकल रही है। आगे हमारे पास ये जो कोल्ड ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ना इसने, कोल्ड गैस जो इसने लिखा हुआ है, ये असल में हाइड्रोजन गैस है। यहाँ पर कोई सी भी गैस ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ये हाइड्रोजन गैस है। तो लाइट रेज जो हैं जब इस में से गुजरेंगी, हाइड्रोजन गैस में से गुजरेंगी, तो हाइड्रोजन गैस जो है कुछ लाइट रेज को, सम लाइट रेज को क्या करेंगी, हाइड्रोजन गैस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगी। ये यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस जो है, जो कोल्ड गैस है, ये क्या है, एब्जॉर्बिंग मटेरियल, ठीक है, एब्जॉर्बिंग मटेरियल, ये रहा ये। तो सम लाइट रेज एब्जॉर्ब बाय एब्जॉर्बिंग मटेरियल, तो जब ये लाइट सोर्स से, ये लाइट सोर्स है बल्ब जिसमें से लाइट निकल रही है, और यहाँ पर हमारे पास जो है ये हाइड्रोजन गैस इसमें मौजूद है, ये क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्बिंग मटेरियल है। लाइट रेज जब इसमें से गुजर रही हैं, मिसाल के तौर पर 4 रेज या 5 रेज लाइट रेज जो हैं वो जा रही हैं, तो इसमें से 2 को तो ये हाइड्रोजन गैस 2 रेज को एब्जॉर्ब कर लेगा, रोक लेगा अपने अंदर ही हाइड्रोजन गैस के एटम्स। बाकी 3 लाइट रेज जो हैं क्रॉस कर जाएंगी, 3 लाइट रेज बच जाने वाली हैं, ठीक है। 2 इसने एब्जॉर्ब कर ली हाइड्रोजन गैस ने, और 3 को इसने जाने दिया। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, सम लाइट रेज एब्जॉर्ब बाय एब्जॉर्बिंग मटेरियल, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस, एंड द रिमेनिंग लाइट पास, और बाकी की लाइट जो है वो पास हो जाएगी, गुजर जाएगी इसमें से। जैसे ये 3 रेज गुजर गई, टोटल 5 रेज हमने सपोज की थी। अब ये जो बाकी की रेज आगे जा रही हैं, इनके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम आगे प्रिज्म लगा देंगे, और प्रिज्म में से जब ये लाइट रेज गुजरेंगी तो क्या होगा, आपको जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा, ये क्या है, आप अपनी पिक्चर में देख लें, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये रेड कलर का है, ठीक है, ये जो है हमारे पास येलो कलर का है, फिर जो है हमारे पास ग्रीन कलर का है, फिर ब्लू कलर का है, और जो है वो और लाइट ब्लू कलर का है, और आखिर में हमारे पास पर्पल कलर का है। तो ये, अब आप बोल रहे होंगे कि सर ये लाइन स्पेक्ट्रम की टाइप कैसे हो सकती है, क्योंकि ये तो हमें पिक्चर में भी देख रहे हैं, तो ये तो हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कि इनके दरमियान तो कोई बॉर्डर है ही नहीं, यहाँ तो ये सारे के सारे कलर्स जो हैं वो मिक्स हुए हुए हैं, एक दूसरे में डिफ्यूज़ हुए हुए हैं, मर्ज हुए हुए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इनके दरमियान बॉर्डर मौजूद है, ठीक है, इस तरह से फ़र्क है। ये इतना डिस्टेंस मौजूद है, इतना डिस्टेंस जो है इनके दरमियान मौजूद है, इतना। तो बज़ाहिर दिखने में ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है, बल्कि रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, लाइट ब्लू, पर्पल, इस स्पेक्ट्रम में बीच में गैप मौजूद है, बीच में ये थोड़ा सा गैप मौजूद है, इसीलिए ये भी लाइन स्पेक्ट्रम ही कहलाएगा। लेकिन हम इस लाइन स्पेक्ट्रम को कहेंगे एब्जॉर्प्शन लाइट स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि कुछ रेज जो हैं बीच में जो एक एब्जॉर्बिंग मटेरियल है उसने एब्जॉर्ब किया और बाकी को जाने दिया, वो जब प्रिज्म से गुजरा और उससे जो हमें स्पेक्ट्रम मिला वो इस तरह का मिलता है हमेशा। तो ये भी लाइन स्पेक्ट्रम ही है, ठीक है।
अब उसके बाद हमारे पास दूसरा इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, इसको भी देख लें। इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, इमिशन मतलब इमिट होना, खारिज होना, रिलीज होना, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। इसकी डेफिनेशन में क्या कह रहा है, जैसे कि हमारे पास इसकी पिक्चर आपको बना के दिखाऊं। इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम की पिक्चर आप देख लें। हॉट गैस है, ये हॉट गैस आपको शुरू में जो नज़र आ रही है हॉट गैस, ये हाइड्रोजन गैस है। पहले हाइड्रोजन गैस को आपने ठंडा लिया था, ठीक है, वो ठंडी थी। अब हाइड्रोजन गैस क्या है, वो हॉट हुई हुई है। आपने इस हाइड्रोजन गैस, ये शीशे का बना हुआ सील्ड बॉक्स है, इसमें हाइड्रोजन गैस मौजूद है और आपने इसको क्या किया है, इसको आपने हीटअप किया है, हीटअप, ठीक है। और हीटअप किससे किया है पहले ही बता चुका हूँ। अब इलेक्ट्रिकली भी इसको हीटअप कर सकते हैं, इसमें मौजूद हाइड्रोजन गैस को, और आप थर्मली भी कर सकते हैं, आग लगा के नीचे, उससे भी इसको हीटअप किया जा सकता है। सनलाइट की मदद से भी किया जा सकता है, और जो है वो हमारे पास माइक्रोवेव्स जो हैं उनकी मदद से भी अंदर मौजूद हाइड्रोजन गैस को हीटअप किया जा सकता है। क्या होगा फिर, इनके एटम्स जो हैं उस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे और एक्साइटेड होंगे, डी एक्साइटेड होंगे। उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में लाइट निकलेगी। आप प्रिज्म रख देंगे आगे, और प्रिज्म रखने के बाद आपको जो है इस तरह का पैटर्न या स्पेक्ट्रम मिलेगा, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये कोई नया नहीं है, ये पहले भी मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम जो है वो इस तरह से लाइन स्पेक्ट्रम नॉर्मली मैंने समझाने के लिए बताया था कि 4 डिस्टिंक्ट कलर्स जो है वो आपको अलग अलग नज़र आएंगे। लेकिन सिर्फ ये 4 कलर्स ही नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। इन 4 कलर्स को हम बैंड्स भी कहते हैं, इनको हम कहते हैं ब्राइट बैंड्स, ब्राइट बैंड्स, या फिर हम इनको बैंड्स कह लें आप, या फ्रिंजेस कह लें, दोनों नाम, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, अगर ब्राइट फ्रिंजेस की बात आए या ब्राइट बैंड्स की बात आए तो समझ जाइएगा इन्हीं कलर्स की बात की जा रही है। इनके दरमियान का जो गैप है ना, ये सारा का सारा जो होगा वो डार्क होगा, वो सारा का सारा क्या होगा, वो डार्क होगा, ठीक है। ये तो कलर्ड है, ये वाली ब्राइट फ्रिंजेस जो ये जो हैं ये ब्राइट बैंड्स हैं या ब्राइट फ्रिंजेस हैं या कलर्ड लाइट्स हैं इस हाइड्रोजन की 4। ये वाली, ये सपोज कर लें रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये येलो है। इनके दरमियान ये पोर्शन जो है सारा का सारा क्या है, ये डार्क है, ये क्या है, ये डार्क है। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको ब्राइट, इसको कहेंगे डार्क बैंड, डार्क बैंड कहेंगे या डार्क फ्रिंजेस कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें कि एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर एक एब्जॉर्बिंग मटेरियल आपने रखा था, वो ये हाइड्रोजन गैस ही थी, ठंडी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये और जो एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम है उसमें हाइड्रोजन गैस को आप ठंडा कर रहे हैं, उससे लाइट जो है वो निकल रही है, प्रिज्म से गुजर रही है, तो आपको इस तरह का पैटर्न जो है वो मिल रहा है। इसमें डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस यानी कि कलर्ड लाइट्स आपको मिल रही हैं, और ये इसी किस्म का स्पेक्ट्रम जो है वो क्या कहलाएगा, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। समझ में आ गई बात आपको, ज़हन नशीन कर ली, नोट कर ली। तो ये भी आपका टॉपिक जो है एमिशन वाला तमाम हो गया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अगला टॉपिक है हमारा, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इन सब को सीखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आगे जितने टेक्निकल क्वेश्चन हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो आपके सर पे से गुजर जाएंगे अगर आपने इस थ्योरी को नोट नहीं किया, समझा नहीं, वीडियो को बार बार नहीं देखा तो, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।